Hi everyone, welcome to the Team Toppers Talk, an initiative by Study Material Fees. I am the host Rupi and आज हमारे साथ हैं सोनल अटारे जिन्होंने 2022 में प्राइवेट जॉब करते हुए भी 2022 के सारे बैंकिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो चलिए देर न करते हुए उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं। तो हाय सोनल। Hi, Shruti. First of all, thank you very much for your warm welcome. थैंक यू। माय प्लेजर। तो आप सबसे पहले अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। ओके, सो मैं मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है हरदा, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरा स्कूलिंग हरदा से ही हुआ है। ग्रेजुएशन मेरा भोपाल से हुआ है और मेरा ग्रेजुएशन था बायोटेक्नोलॉजी से। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैंने पीजीडीएम किया है, विच इज़ अ मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स। सो ओके। ये मेरा बैकग्राउंड था। ओके। तो आपने प्राइवेट जॉब कर रही थी फिर भी आपने बैंकिंग सेक्टर चूज किया गवर्नमेंट के लिए। कोई मेन रीजन है इसका? अदर गवर्नमेंट हाँ, सेक्टर की भी ट्राई कर सकती थी। हाँ, हाँ, मतलब मैं एक्चुअली मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था ना वो बैंक में ही हुआ था। मेरी फर्स्ट जॉब मैंने बैंक में ही करी थी। तो मुझे 3 साल, मैं ऑलरेडी 3 साल से वर्किंग हूँ बैंकिंग सेक्टर में ही, प्राइवेट बैंक, मुझे 2-3 बैंक्स का एक्सपीरियंस है। तो मुझे बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने काम को बहुत एन्जॉय किया, मुझे काफ़ी मज़ा आया काम करने में। बट एक जो रिस्पेक्ट गवर्नमेंट बैंकर की होती है, वो एक प्राइवेट बैंकर की नहीं होती है। सोसाइटी में आज भी यही है कि प्राइवेट बैंकर या प्राइवेट सेक्टर वाला चाहे लाखों भी क्यों ना कमा रहा हो, बट जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वैल्यू होती है सोसाइटी में, वो प्राइवेट सेक्टर की नहीं होती है। तो बस यही चीज़ मुझे कहीं न कहीं डीमोटिवेट करती गई। जब तक मैं भोपाल, पुणे जैसी सिटी में थी, तब तक इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। पर जब हरदा में आई, अपने लोगों के बीच में आई, तो फिर ऐसा होने लगा, अरे प्राइवेट बैंक में है, हाँ ठीक है। तब फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करते हैं, वर्किंग तो यही है, कल्चर भी यही होगा। सो बस फिर मैंने ट्राई किया एंड फाइनली मुझे एसबीआई मिल गया। अच्छा। ओके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये डिसीजन लेने में एक तो प्राइवेट जॉब करने वाले इंसान के लिए कि उसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कोई इजी टास्क नहीं है। यहाँ तो सुबह से 8 8 घंटे पढ़ने वाले लोगों का भी नहीं हो पाता। सो हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड योर एजुकेशन विद योर जॉब? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप वर्किंग के साथ अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने ना बहुत जो स्मार्ट वर्क बोलते हैं शायद जिसको, कि मैंने बहुत मतलब अपना पूरा सिलेबस पे फ़ोकस ना करते हुए मैंने सिर्फ़ मेन टॉपिक जो मुझे लगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, मैंने उस पे फ़ोकस किया। तो सबसे पहले तो मेरा सिलेबस कम हो गया, उसके बाद टाइम मैनेज ऐसे हुआ कि ब्रांच में मेरे मैनेजर बहुत सपोर्टिव थे, मुझे बहुत सपोर्टिव मैनेजर मिले थे। तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, "अच्छा तुझे पढ़ना है? तेरा एग्ज़ाम है, चल ठीक है, तू पढ़ ले, मैं किसी और को काम दे देता हूँ।" एंड यूजुअली एक्सिस बैंक में 3:30 बजे तक ही कस्टमर आवर्स होते हैं, उसके बाद फिर हमारा इंटरनल वर्किंग चलता रहता था। तो उसके बाद मैं अपनी क्लासेस अटेंड कर लेती थी, कुछ क्लासेस, एंड फिर घर पे आके मैं अपना जो प्रैक्टिस सेशन होता था, लाइक मॉक्स लगाना, सेल्फ स्टडी करना, वो मैं नाइट में अपना पूरा कंप्लीट करती थी। ऐसे मैंने टाइम मैनेज किया एंड मेंस के टाइम पे हमें 15 डेज़ का एजुकेशन लीव मिलता था, स्टडी लीव, तो मैंने वो लिया था, तो ऐसे फिर मेरा टाइम मैनेज हुआ। ओके। तो सही बात है, अगर ऑफिस में और घर पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छे से हम लोग टैकल कर लेते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, और फिर जॉब अच्छे से हो जाती है। बिल्कुल। तो आप अब शुरू करते हैं, हम लोग अपनी टॉपिक वाइज शुरू करते हैं, लाइक सब्जेक्ट वाइज। तो आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? लाइक वो ऑनेस्टली नॉलेज। मैंने हाँ। हाँ, ऑनेस्टली मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए एज़ सच कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई थी। बेसिकली बचपन से इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है, तो मतलब मैंने इंग्लिश को इतना
टाइम भी नहीं दिया। हाँ, मैं बस मॉक्स लगाती थी, जो अड्डा पे जो 15-15 क्वेश्चन के सेट्स आते थे, मैं वो अटेम्प्ट करती थी। एंड बस ग्रामर के मैंने जो बेसिक रूल्स होते हैं, वो बस मैंने गो थ्रू किया था। एंड इम्पोर्टेंटली मैं जो एडिटोरियल के सेशन होते थे, वो मैं डेली देखती थी, मैं एक भी मिस नहीं करती थी, भले मैं रिकॉर्डेड देखती थी, बट मैं वो ज़रूर देखती थी। वहीं से आपके मेरा चैनल वोकैब हुआ। तो आपके मेरा चैनल वोकैब पे जो वोकैब का कलेक्शन बहुत अच्छा हो गया था उससे, जो कि मुझे मेंस में बहुत फ़ायदा दिया। अच्छा, ओके। सो आपने vocab से अलग से कुछ नहीं किया, बस वही एडिटोरियल के थ्रू किया है? हाँ, मैंने एडिटोरियल के थ्रू ही किया है। अड्डा 247 पे संतोष सर सुबह 8 बजे वो एडिटोरियल का सेशन लेते हैं। उसमें वो डेली 15 टू 20 वर्ड्स देते हैं। तो वो मैं हर दिन नोट करती थी, हर दिन लर्न करती थी, रिवाइज़ करती थी, तो ऐसे मेरा वोकैब का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। ओके। एंड नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट पर। तो रीजनिंग के लिए आपने क्या प्रैक्टिस सेशन कहाँ से किए अपने? लाइक रीज़निंग मेन मेरा ना स्टार्टिंग से लाइक ही हाँ, हाँ, लाइक स्टार्टिंग से होता है कि जब रीजनिंग शुरू करो तो लगती नहीं है, होते ही नहीं है क्वेश्चन। 10-10 घंटे, मतलब कम से कम आधे आधे घंटे लग जाते हैं उसके अंदर करने में। एक एक पजल में, या फिर किसी की पजल में भी पहले बहुत टाइम लगता है, फिर नंबर भी नहीं हाँ, आते हैं। उसके बाद मेंस में हाँ। तो काफी टाइम जाता है करने में, 20 से 25 मिनट कहाँ चले गए एक पजल में पता ही नहीं चलते। तो ये कैसे आपने मैनेज किया? हाँ, ये तो सही बोला है, लेकिन मेरा रीज़निंग स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे मैंने बताया कि मैंने मैनेजमेंट कोर्स किया है पीजी में, तो कैंपस के लिए भी हमें रीज़निंग एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ना पड़ता था। लेकिन सबसे ज़्यादा रीज़निंग मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ है अड्डा 247 की वजह से। वो लोग डेली शाम को सेशन लेते हैं, दिन भर उसमें सेशन चलते रहते हैं। जो प्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें स्पीड मेंटेन करना। एंड उस स्पीड के लिए ना डेली अड्डा पे एक-एक आवर का एक मॉक टेस्ट करवाते हैं वो लोग डेली, उसमें पजल्स, मिसलेनियस सब सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड विद टाइमर वो लोग करवाते हैं। तो मैं वो सेशन से ही अपनी प्रैक्टिस करती थी उस टाइमर के साथ। शुरू-शुरू में नहीं होता था, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना एक्यूरेसी भी आएगी। तो मैंने बस ये किया है कि मैंने पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। मिसलेनियस को भी दिया है बट उतना नहीं दिया है जितना मैंने पज़ल एंड सेटिंग अरेंजमेंट को दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। सो बस यही, और मेंस के लिए फिर मैंने अड्डा का पेड बैच लिया था, जिसमें ये लोग पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह देते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं। तो वहाँ से भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आपने अंदर से ही कंप्लीट की थी? हाँ, लॉजिकल रीज़निंग के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी लॉजिकल रीज़निंग बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं बहुत डरती भी थी, बट अड्डा में शुभम सर एक हैं, वो पेड बैच में उन्होंने जब लॉजिकल रीज़निंग के सेशंस लिए ना, तो वो काफ़ी अच्छे सेशंस थे और उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो फिर तब मैं लॉजिकल रीज़निंग अटेम्प्ट करने की कंडीशन में आ गई थी कि हाँ, अब मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो वो भी मैंने अड्डा से ही किया है। एंड आपके सारे टॉपिक्स कवर किए थे रीजनिंग के? आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो ही जाते हैं तो। हाँ, ओके। रीज़निंग तो जैसे मैं बोलूँगी रीज़निंग के मेरे ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर्ड ही थे। बस मुझे ब्रश अप करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, क्योंकि 3 साल वर्किंग में आके प्रैक्टिस पूरी छूट गई थी। तो मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने वही किया रीज़निंग में आके, स्पेशली रीज़निंग में। ओके। ओके देन आगे चलते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। लाइक जीए बहुत गेम चेंजर कहा जाता है जीए तो, क्योंकि मेंस में ही आता है। स्टार्टिंग से लोग सीखे दिए पढ़ते नहीं है, एंड देन लास्ट में एकदम से जब मेंस आता है तो पढ़ना पड़ता है। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस की? शुरू से ही पढ़ना चाहिए हमें, कि मिड से पढ़ सकते हैं एंड कवर कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग? आपने नहीं, क्या? नहीं, नहीं। हाँ। हाँ, मैं तो स्पेशली मैं मेरा बता रही हूँ, बाकी देखो सबकी स्ट्रैटेजीज़ अलग होती है, बट मैं करंट अफ़ेयर्स जो होता है वो मैं डेली सेशन अटेंड करती थी। सिर्फ़ प्रिपरेशन करना स्टार्ट की तब से ही नहीं, मैं उसके पहले से भी देखती थी। क्योंकि हाँ। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तब भी हमें जनरल अवेयरनेस वग़ैरह पढ़नी पड़ती थी।
तब से मुझे पता चला कि ओके अड्डा 247 पे सुबह 7 बजे एक सेशन आता है जिसमें करंट अफेयर्स बताते हैं वो बहुत अच्छे से। तो मैं तब से ही उनका सेशन फॉलो करती थी। तो मैं ये बोलूँगी कि आप डेली फॉलो करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटे-छोटे नोट्स बनाओ। हालाँकि मैं नोट्स पहले नहीं बनाती थी, नोट्स मैंने बनाना सिर्फ़ एग्ज़ाम के 4 महीने पहले स्टार्ट किया था। बट हाँ, मैं रेगुलर सेशन देखती थी एंड आशीष सर की स्पेशलिटी है कि आपको खुद से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना रिवाइज़ करवा देते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद आपको याद होने लग जाती है। तो मैंने अपना जनरल अवेयरनेस पूरा आशीष सर के सेशन से ही कंप्लीट किया है। इवन यूट्यूब से ही कंप्लीट किया है। मैंने उसके लिए पेड बैच भी नहीं लिया कुछ। अच्छा। बस ये था तो कि मैं रेगुलर थी, मैं डेली फॉलो करती थी एंड मैं एक भी दिन मिस नहीं करती थी। ओके, तो आपने अपने अपने नोट्स खुद के बनाए थे जीए के? हाँ, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाती थी मैं, जैसे अवार्ड्स है तो सारा अवार्ड एक जगह लिख लिया, सिटी है तो उस एक पर्टिकुलर सिटी में जितने भी न्यूज़ रिलेटेड है उस सिटी से वो एक जगह लिख ली। तो ऐसे मैंने नोट्स बनाए थे जिससे मुझे एग्ज़ाम टाइम में बहुत ईज़ी हो गया रिवाइज़ करना और चीज़ें ढूँढने में। ओके। सो आपने मतलब वीडियो के थ्रू पूरी प्रिपरेशन की है एंड अलग से कुछ भी कोई पीडीएफ सोर्स या फिर अलग से कोई अदर सोर्स यूज किया, सिर्फ नहीं, अड्डा नहीं, की कुछ भी नहीं लिया वीडियोस? मैंने, नहीं। आशीष सर का यूट्यूब चैनल ही फ़ॉलो किया है एंड आशीष सर का टेलीग्राम चैनल है जिस पे वो अपने यूट्यूब सेशन के ही कुछ क्वेश्चंस देते हैं मंथली 400-500 क्वेश्चंस उनके आते थे। बस वही लगा है लेकिन वो आप कुछ अलग से नहीं था, अगर आप डेली सेशन फ़ॉलो कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस पूरे उसी में से थे। एंड ये मैं अपनी ब्रांच में ही बैठ के ये करंट अफेयर्स के नोट्स बनाती थी मैं। ओके, नाइस, वेरी नाइस। आपने काफी अच्छे से अपने टाइम को मैनेज किया है। ओके। एंड अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स एज अ सबके लिए बहुत एक डर रहता है कि मैथ में डीआई इतनी बड़ी बड़ी आती है मेंस में कि उसको टच ही नहीं कर सकते, तो ऐसी ही रहती है। एंड तो किस तरह से आपने प्रैक्टिस की मैथ्स की? क्या अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है? स्पीड मैथ में कितना करना चाहिए एंड क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। जी, देखो मैथ्स के नाम से तो मैं स्टार्टिंग से बहुत डरती थी। मुझे ख़ैर मेरा था भी क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से थी, आफ्टर 10th मैंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं। फिर देन पीजी में आके कैंपस के लिए एप्टीट्यूड पढ़ा बट वो थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है। तो मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है और वो मैंने दिया भी। स्टार्टिंग में प्री के लिए वही अड्डा के जो मॉक्स होते थे डेली यूट्यूब सेशन वाले एंड जो उनके एप्लीकेशन पे आते 15-15 क्वेश्चंस वो मैं लगाती थी। बट अगर सिलेबस की बात करूँ तो पर्टिकुलरली ये मेरी स्ट्रैटेजी थी क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी। तो मैंने फ़ोकस किया उन टॉपिक पे जो मुझे लगा कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं। मैंने ये अपना स्ट्रैटेजी लेके चली थी मैथ्स में कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने स्पेशली मेंस में। मेरे को पर्टिकुलरली मैंने मेंस का अपना यही फ़ोकस किया था कि मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ़ 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उन 12 क्वेश्चंस में से मुझे ये टॉपिक उठाना है। तो मैं उसी हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी लेके चली एंड उसी हिसाब से मैंने अपनी प्रैक्टिस भी करी। मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चंस लगाए एंड मैथ्स के लिए मैंने अड्डा का पेड बैच भी लिया, मैंने सिद्धार्थ सर का बैच लिया, मैंने शांतनु सर का बैच लिया क्योंकि मैथ्स में मुझे बहुत डर लगता था और उनकी मेंस लेवल की जो डीआई होती है, वो बहुत हाई लेवल की होती थी और वो डीआई अगर आप कर रहे हो रेगुलर उस लेवल पे आप डीआई सॉल्व कर रहे हो, तो ऑटोमैटिकली एग्ज़ाम में आके फिर आपको लगने लगता है कि हाँ, अरे ये तो हो जाएगा। तो बस वही मैंने किया, मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी। ओके। प्रैक्टिस इज द की। अगर एक शॉर्ट में कहना हो तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, कह सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस प्लस जैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, बट जैसे मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने मेंस्ट्रुएशन छोड़ा है, उसके बाद मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ा है एंड ऐसे 1-2 टॉपिक थे जो मैंने नहीं हाँ, टच किए थे, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी। पता था अगर मैं इनको टच करने जाऊँगी तो मेरा टाइम लगेगा, कंज़्यूम होगा। वही टाइम अगर मैं अपने टॉपिक को जो मुझे ऑलरेडी आते हैं, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करने में लगाऊँगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैंने वही स्ट्रैटेजी फॉलो करी। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी आपने कवर कर ली थी?
प्रोबेबिलिटी भी मेरी पूरी कवर नहीं थी, बट हाँ, इतना ज़रूर था कि प्री लेवल के क्वेश्चंस मैं स्किप नहीं करती थी, वो मैं पूरे लगाती थी। इवन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी प्री लेवल का मैंने कुछ भी नहीं हाँ। छोड़ा। मेन लेवल पे मैंने प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मेंसुरेशन ये मैंने टच नहीं किया था। ओके। ओके देन, अब हम लोग बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो आपने कौन सी मॉक टेस्ट की सीरीज फॉलो की थी? क्या एक फ्लोर की सीरीज से हम लोग कर सकते हैं, या फिर काफी लोग कहते हैं कि दो फ्लोर पे फॉलो करने चाहिए, लाइक किसी और प्लेटफॉर्म की मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? तो आपके क्या मॉक टेस्ट सीरीज आप कितनी लगाती थी? ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मॉक टेस्ट मैंने अड्डा के भी लगाए, मैंने टेक्स्ट बुक के भी लगाए हैं। बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि भले आप एक प्लेटफ़ॉर्म से लगाओ या 10 प्लेटफ़ॉर्म से लगाओ, आप हाँ। मॉक कैसे लगा रहे हो, आप उसको कैसे एनालाइज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप दिन में 1 मॉक लगाओ मेंस लेवल का, बट आप उसको पूरा अच्छे से एनालाइज़ करो और बहुत अच्छे से उसको सॉल्व भी करो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब मेरे साथ ही थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जो सिर्फ़ मॉक लगा रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि क्यों लगाना है मॉक, सिर्फ़ लगा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, 3 प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे भी अच्छा कर सकते हो। डिपेंड हाँ। करता है आप कैसे लगा रहे हो मॉक। हाँ, बात तो सही है। ओके। तो आपने आपके कैसे एनालाइज करना चाहिए, अगर आप कुछ अपनी तरफ से एक्सप्लेन करें तो? किस तरह से मॉक लगाने की क्या तरीके होने चाहिए, फिर किस तरह से हमें एनालाइज करना चाहिए उसे, एंड आपने देखो किस तरह से मेरा किया था? हाँ, मेरा तो यही रहता था कि मैं एक मॉक डेली लगाती थी। सारे हाँ। क्वेश्चंस में, क्योंकि ऐसा होता है कि मेंस लेवल पे हम मेरा तो जैसे ये टारगेट था कि मुझे सिर्फ़ 12 क्वेश्चंस उठाने हैं मैथ्स में। एंड मॉक में मैं 8 क्वेश्चन भी नहीं लगा पाती थी। ऑनेस्टली मैं नहीं लगा पाती थी। तो हाँ। मैं यही चेक करती थी कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। मतलब ये टॉपिक तो मेरे कवर्ड है, बट इस टॉपिक से भी मैं नहीं लगा पा रही हूँ, तो क्यों नहीं लगा पा रही हूँ? क्या मेरी प्रैक्टिस कमी हो रही है, स्पीड कमी हो रही है, मेरी टाइम मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ? फिर मैं उसपे हाँ। वर्क करती थी। क्योंकि टॉपिक्स मैंने मतलब मुझे पता था कि हाँ, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएँगे तो ये तो मैं नहीं छोड़ूँगी। बट मॉक में हम्म। छूट जाते थे। तो मैं फिर उस पे ही वर्क करती थी कि नहीं, मुझे ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कितना भी टफ आ जाए। फिर ऐसे ही करते-करते मैं लास्ट तक ये हो गया कि हाँ, मुझे 12 क्वेश्चन्स उठाने हैं, मतलब 12 क्वेश्चन्स मेरे लगने लगे थे। एंड रीज़निंग में मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकस करती थी पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट पे। मेंस में पज़ल बहुत ज़्यादा आती है और बहुत अच्छी आती है। तो मेरा यही टारगेट होता था कि मुझे एटलीस्ट 2 पज़ल तो मुझे करनी ही करनी है। बट मॉक में स्टार्टिंग में 1 पज़ल ही हो पाती थी और टाइम खत्म हो जाता था रीज़निंग का। तो हाँ। फिर यही प्रैक्टिस करते-करते और मतलब मेन तो ये होता है ना कि आप पहले पूरे क्वेश्चंस देखो, क्योंकि ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको कोई क्वेश्चन दिख गया, आपको लग रहा है कि हाँ, आप कर सकते हो और फिर पता चला कि उसमें ही पूरा टाइम चले गया। क्योंकि ये मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ है मॉक्स में, बहुत हुआ है। तो फिर वो उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि नहीं, पहले आप पूरे क्वेश्चंस देखो, आप करके देखो। अगर 1 मिनट में आपको लग रहा है स्टार्टिंग के 1 मिनट में कि हाँ, हो रहा है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करो, अदरवाइज़ छोड़ दो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ। ये मैंने मॉक से सीखा है एंड ये मेरे को मेंस में बहुत काम आया। ओके। सो आपने कभी ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो की, लाइक लोग कहते हैं कि पहले मॉक सबमिट कर दो एंड देन उसको सॉल्व करना, फिर सबमिट करने के बाद हाँ, उसको मैं सॉल्व सॉल्व करना? करती थी, मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व करती थी, बट वो हाँ। सिर्फ़ एक प्रैक्टिस लेवल पे होता था। मेरा फ़ोकस यही होता था कि मुझे कौन से क्वेश्चन्स उठाने हैं, किस टॉपिक से उठाने हैं और कितना टाइम देना है। या। ओके। मतलब ये होता था मेरा कि मेंस लेवल पे 5 से 8 मिनट में मुझे एक पज़ल सॉल्व करनी, मतलब एक पूरी पज़ल तो नहीं, बट हाँ, एट लीस्ट उसका 80% सॉल्व होना चाहिए। और स्टार्टिंग के 2 मिनट में मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये पज़ल मुझसे होगी या मैं फँसूँगी। अगर हाँ, मैं फँसने वाली हूँ तो मैं उसको स्किप कर दूँगी, मैं वो 2 मिनट में ही सोचूँगी, मैं हाँ, अपना पता लग आगे का जाता है। टाइम सेव हाँ, करूँगी। हाँ। पता लग जाता है पढ़ने से कि आगे कैसे कितने टाइम में हो सकती है और हो सकती है कि नहीं। तो अच्छा। हाँ, तो फिर मैं उसको स्किप कर देती थी एंड ये
मेरे को आईबीपीएस पीओ के मेंस में यही सेम चीज हुई थी। आईबीपीएस पीओ का मींस बहुत टफ आया था, शायद आपने सुना भी होगा, सारे स्टूडेंट्स हाँ बोल रहे थे कि बहुत टफ आया था। तो हाँ, मुझे उसमें मैथ्स भी टफ आई थी एंड रीजनिंग ये हार्ड थी। हाँ, तो उसमें एक पजल थी जो देखने में लग रहा था कि बहुत इजी हो जाएगी, पर जब उसको करने बैठे ना तो फंस गए उसमें। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में समझ में आ गया कि फंस जाएंगे, मैंने उसको स्किप किया, मैं आगे बढ़ी। एंड जब आगे बढ़ी, आगे थे 2-3 पजल्स थी जो इजीली हो गई, कुछ मिसलेनियस भी थे, तो उससे अटेम्प्ट अच्छे हो गए। जब बाहर निकली ना, जब सारे लोगों से बात करी तो सबका कहना ये था, अरे वो पजल में तो हम फंस गए, पूरा टाइम निकल गया, ऐसा लग रहा था बन जाएगी बट लास्ट में आगे नहीं बनी और आधे घंटे उसमें ही निकल गए। तो ओहो। वो फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा हुआ मैंने स्किप कर दिया, वरना मैं भी फंस जाती उसमें। हाँ, सही बात है। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है इन सब चीजों पर। ओके। एंड अच्छा ये बताइए कि अगर हम लोग मॉक्स दे रहे हैं तो प्री के पहले हमारे लगभग कितने मॉक्स दे देने चाहिए कि हमारी प्रैक्टिस लेवल पर हो जाए? एंड मॉक्स मेंस के मॉक कितने देने चाहिए एक एस्पिरेंट को? यार ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मतलब हाँ सबका टाइम स्लॉट अलग-अलग होता है। मेरे पास हाँ। शॉर्टेज थी टाइम की, तो मैं प्री के लिए भी दिन में सिर्फ एक ही मॉक लगा पाती थी, ऑनेस्टली सिर्फ एक ही लगा पाती थी मैं। एंड मेंस के टाइम पे भी मैं सिर्फ एक ही मॉक लगा पाती थी। बट हाँ, हाँ जो यूट्यूब वाले करवाते थे, अड्डा वाले, वो मैं एक दिन में 2-3 सेशंस देख लेती थी, कर लेती थी। फिर अड्डा के 15-15 क्वेश्चंस वाले भी लगाती थी। तो बट अगर आप फुल वीकली, लेंथ मॉक भी बोले तो मैं एक ही लगा पाती थी दिन में। हाँ तो आप वीकली करती थी कि डेली था वो, मतलब डेली करती थी आप मॉक्स? नहीं, मैं डेली लगाती थी। मेरा टारगेट था कि मुझे 2 करंट अफेयर्स के सेशन, मतलब एक करंट अफेयर का सेशन देखना है, एक मेरे को एडिटोरियल तो डेली देखना ही देखना है। उसके बाद हाँ रीजनिंग के मुझे 2 से 3 यूट्यूब वाले मॉक लगाने हैं। मैथ्स के मुझे हाँ। 2 से 3 यूट्यूब वाले मॉक्स लगाने हैं एंड एक मुझे फुल लेंथ मॉक लगाने ही है। फिर कई बार ऐसे भी हुआ है कि मुझे रात में 4-4 भी बज रहे थे, बट मेरा यही रहता था कि नहीं, जो मैंने टारगेट लेके चला है मुझे कंप्लीट करना है। एंड ऐसा भी होता था कि 4 बज गए और फिर 2 घंटे सो के फिर उठो, फिर ऑफिस के लिए भागो, नींद आ रही है ब्रांच में, फिर रात में वही, लेकिन करती थी मैं, छोड़ती नहीं थी मैं। हैट्स ऑफ टू यू, मतलब हार्ड वर्क जो है पे तो करता ही है। हम लोग देख भी रहे हैं कि आज आप सिलेक्टेड हैं, आपने इतनी मेहनत की है। एंड क्योंकि एक एक वीडियो को देखना, 45 मिनट की एक वीडियो होती है, वो भी आप उसको उसी स्पीड पर देखती थी कि आपकी टाइमिंग के साथ में चले। तो देना पड़ता है 1 घंटा, तो एक वीडियो में आराम से लग जाता होगा। एंड 2-3 वीडियो आप एक हाँ, सब्जेक्ट की अराउंड देखती हैं। 40 से 45 मिनट्स तो आराम से एक वीडियो में जाता था। हाँ। ओके। सो मतलब गवर्नमेंट। डेली ऐसा होता था कि 2 ढाई तो बजते ही थे रात में। हाँ। एंड देन बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। सो डिस्क्रिप्टिव आपको कैसा रहा एंड आपने कैसे प्रिपरेशन की थी डिस्क्रिप्टिव की? डिस्क्रिप्टिव की ऑलिव बोर्ड से मैंने टॉपिक्स उठाए थे, अड्डा से मैंने टॉपिक्स उठाए थे और अड्डा में एक ई बुक करके भी आता है, उसमें भी बहुत सारे मतलब लेटर ऐसे सब कुछ दिया होता है। एंड फिर मैंने नेट से कंटेंट निकाला था। बाकी हाँ, टॉपिक्स मैंने उठाए थे अड्डा के और ऑलिव बोर्ड के। एंड एंड डिस्क्रिप्टिव कुछ। के लिए टेलीग्राम पे भी बहुत सारे चैनल, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे। तो बस मैंने यहीं से टॉपिक्स उठाए, बाकी अदर मैंने कुछ नहीं किया। एंड ऐसे मैंने लिखा भी नहीं कभी कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ घर पे, नहीं, सिर्फ मैंने टॉपिक उठाए और गो थ्रू किया, उसकी पॉइंट्स हाँ देखे एंड बस, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं उसको प्रैक्टिस कर पाऊँ। हाँ। ओके। सो मतलब आपने नॉर्मल बस प्रैक्टिस की है एंड कुछ मॉक टेस्ट इसके लिए देखे देखे थे? मॉक टेस्ट कोई दिए थे आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। डिस्क्रिप्टिव के लिए तो कुछ भी नहीं लगा पाई थी मैं। बस ये था कि हाँ, कंटेंट में पॉइंट, छोटे-छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, बस वो मैं लिख लेती थी कहीं पे। वो भी अगर मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है, तो ऐसे कुछ 5 तक 10 टॉपिक्स के ही मैंने छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख के रखे होते हैं। अदरवाइज़ बाकी सब मैं सिर्फ ऐसे देख लेती थी एंड थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाता है, उसके बाद तो फिर हम लिख हाँ ही सकते हैं। हाँ। ओके। एंड इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू एंड एसबीआई में तो
आपका जीडी भी होता है, सो उसकी प्रिपरेशन कैसे की थी? इंटरव्यू, जीडी, जीई, साइकोमेट्रिक। हाँ ये हाँ। 4 स्टेज होती है एसबीआई में इस साल से। तो साइकोमेट्रिक तो वैसे क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता है, बट एड इसी साल हुआ है। साइकोमेट्रिक जस्ट आपकी थिंकिंग एबिलिटी और आपकी मेंटल स्टेटस को देखने के लिए एक टेस्ट होता है, नॉर्मल होता है वो। बट ग्रुप डिस्कशन के लिए टेलीग्राम पे ही एक ग्रुप था जिसमें डेली 10 से 11, कभी-कभी 12 भी बज जाते थे। डेली 2 टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन होता था। तो मेरे फ्रेंड ने आई थिंक मुझे पुरुषोत्तम या ऐसी एक एक दो फ्रेंड थे टेलीग्राम पे ही, उन्होंने मुझे ऐड किया उस ग्रुप में, तो मैं वो ग्रुप डेली जॉइन करती थी। मैं जीडी में पार्टिसिपेट भी करती थी एंड बस वहीं से मैंने जीडी की प्रिपरेशन करी। यूट्यूब पे मैं जो पुराने सेशंस होते हैं जीडी वगैरह के, एंड हाँ, मैंने जीडी के लिए ना ये जो कॉर्पोरेट कैंपस जीडी वाले वीडियोज़ होते हैं यूट्यूब पे, वो मैंने बहुत देखे हैं। मैंने वहीं ओके से जीडी की प्रिपरेशन करती हूँ। ओके ओके देन। एंड कुछ कंपल्शन तो होता नहीं है हम कि हम किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं जीडी एंड इंटरव्यू, लाइक जिसमें हमें कंफर्टेबल हो। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमें इंग्लिश में ही देना चाहिए या फिर हिंदी में ही देना चाहिए। तो ऐसा कुछ कंपल्सन है लैंग्वेज का इंटरव्यूज में? नहीं, नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, कुछ भी कंपल्शन नहीं होता है। वहाँ पे जो आपके पैनलिस्ट होते हैं बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, स्पेशली एसबीआई में बहुत सपोर्टिव होते हैं। आपसे पहले पूछते हैं कि हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में हो। एक पूरा ग्रुप होता है 10-12 लोगों का, उसमें आधे लोग हिंदी में भी बोलते हैं, आधे इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता है कि नहीं आपको इंग्लिश में ही बोलना है। हाँ, बट आप थर्ड लैंग्वेज अवॉइड करो, सिर्फ हिंदी इंग्लिश पे ही फोकस रखो। हाँ या ओके। सो सुनल, कोई फाइनल मैसेज आपका आगे आगे एस्पिरेंट्स के लिए, 2023 के एग्जाम्स के लिए अपनी तरफ से, कि कैसे उन्हें क्या मैनेज करना चाहिए? कोई फाइनल मैसेज आपका? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि बस आप अपना 100% दो, रिज़ल्ट की चिंता मत करो। बस ऐसा होता है कि हम जब कोई चीज़ ठान लेते हैं दिल से कि नहीं हमें करना ही है, वो चीज़ होती है। उसके लिए आप अपने आप मेहनत करोगे, आप बोर नहीं होगे, उससे भागोगे नहीं आप। तो बस 100% दो, रिज़ल्ट अपने आप चल के आएगा एंड पेशेंस रखो, बस और कुछ नहीं। एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। Okay, so it was great having you here. So thank you so much, Sunal, for coming and joining here and sharing your strategy. Thank you so much, and congratulations on your selection. Thank you, Shruti. Thank you very much. And yeah, thank you. Okay.